तो देखो आज हम लोग का क्लास 12 सेमेस्टर 3 इकोनॉमिक्स का डे 4 है, 4th क्लास है। लास्ट क्लास डे 3 तक हम आप लोगों को बोले थे कि भाई ये वाला जो फॉर्मूला वाला शीट है इसको पूरा सही से पढ़ के आने के लिए एक आध क्वेश्चन भी हम करवाए थे। ठीक है, लास्ट क्लास जो हम लोग का होगा उसमें हम आप लोग को पूरा जो सम्स दिखाए थे डे 3 में वो पूरा करके दिखाएंगे। ठीक है ना। आज हम लोग जो थ्योरेटिकल पोर्शन है उससे कंटिन्यू करेंगे। रीजन ये है क्योंकि जब तक हम लोग पूरा थ्योरी सही से कंप्लीट नहीं करते हैं हम लोग सम्स की तरफ बढ़ नहीं सकेंगे, हम लोग सम्स को सही से समझ नहीं पाएंगे। तो सम्स को सही से समझने के लिए इट इज मैंडेटरी कि हम लोग थ्योरेटिकल पोर्शन को अच्छे से पढ़ें। तो लास्ट क्लास तो हम चिल्ला कर आप लोग को समझा दिए कि नेशनल इनकम क्या होता है, जीडीपी क्या होता है, जीएनपी क्या होता है ना। अब हम लोग सीखेंगे इस क्लास में सर उसको फाइंड आउट कैसे करते हैं, कैलकुलेट कैसे करेंगे। नेशनल इनकम तो बोल दिए सर कि नेशनल इनकम का मतलब है कि कंट्री में रहने वाले जितने भी सिटीजन हैं एक साल में जो भी गुड्स एंड सर्विसेज बना रहे हैं वो सब गुड्स एंड सर्विसेज का वैल्यू को ऐड कर देंगे तो हो गया नेशनल इनकम। अब ये एग्जैक्ट नेशनल इनकम एक कंट्री का कितना है उसको कैलकुलेट किया जाता है। कैसे कैलकुलेट करेंगे, अलग अलग मेथड्स है कैलकुलेट करने का जो अभी हम आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो नेशनल इनकम को 3 इंपॉर्टेंट मेथड से मेजर किया जा सकता है सर। 3 इंपॉर्टेंट मेथड से नेशनल इनकम को मेजर किया जा सकता है। वो क्या है? पहला है सेंसस ऑफ इनकम मेथड, दैट इज इनकम मेथड। तो इनकम मेथड में नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट होगा, जितना भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो सब का इनकम को ऐड कर दो, नेशनल इनकम निकल गया। ये सबसे इजी है भाई। वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, 4 मेथड ऑफ प्रोडक्शन है। लैंड के लिए रेंट, लेबर के लिए वेजेस, कैपिटल के लिए इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योर के लिए प्रॉफिट। चारों का कुछ ना कुछ इनकम है। लैंड का इनकम होता है रेंट, लेबर का इनकम होता है वेजेस, इंटरेस्ट कैपिटल का इनकम है और एंटरप्रेन्योर का इनकम है प्रॉफिट। तो अंडर सेंसस ऑफ इनकम मेथड नेशनल इनकम मेजर होता है बाय मेकिंग अ कंप्लीट सेंसस ऑफ ऑल द अर्निंग यूनिट्स ऑफ द इकोनॉमी। जितना भी अर्निंग यूनिट्स है जो जो कमा रहे हैं सबका इनकम को ऐड कर दो, आ गया नेशनल इनकम। इस मेथड को हम लोग बोलते हैं नेशनल इनकम ऑफ सेंस इनकम मेथड फॉर कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। ठीक है ना। तो ये हो गया इनकम मेथड। अब इसका कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम ऑलरेडी आप लोग के साथ डिस्कस किए थे। पहला, ट्रांसफर पेमेंट ऐड नहीं होगा। भिखारी का इनकम है तो इनकम, लेकिन वो नेशनल इनकम में ऐड नहीं होगा। ठीक है ना। स्कॉलरशिप, लक्ष्मी भंडार, ये सब ऐड नहीं होगा। कैपिटल गेन्स ऐड नहीं होगा। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट ऐड नहीं होगा। Imputed rent of owner occupied house is included because such houses provide housing services similar to rented house even though no actual rent is paid। क्या मतलब है imputed rent of owner occupied house? मेरा खुद का जगह है, खुद के जगह में हम कोचिंग पढ़ा रहे हैं, रेंट नहीं दे रहे, लेकिन उसका रेंट नेशनल इनकम में कैलकुलेट होगा, ऐड होगा। क्यों सर? रेंट तो आप दे रहे नहीं, दूसरा जगह रहता तो रेंट देना पड़ता ना। मतलब ये जगह रेंट कमा तो रहा है। समझ में आया बात? हाउस होल्ड सर्विसेज रेंडर्ड बाय फैमिली मेंबर। छोटा भाई तुमको पानी पिला दिया, छोटी बहन तुमको लाके पानी पिला दी, मम्मी तुम्हारा घर का काम कर रही है, बहन तुम्हारा घर का काम कर रही है, ये लोग का सर्विसेज नेशनल इनकम में ऐड नहीं होगा। ठीक है ना। ठीक है। सेल ऑफ ओल्ड एसेट्स जो प्रोड्यूस नहीं हुआ है उसका भी इनकम ऐड नहीं होगा नेशनल इनकम में। ठीक है। तो इन शॉर्ट इतना अगर डिटेल में आप याद नहीं भी रख रहे हैं, बस इतना याद रखना इनकम मेथड में जितना भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एक साल में प्रोडक्शन प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं सबका इनकम को ऐड कर दो, आ गया नेशनल इनकम अंडर इनकम मेथड। ठीक है। दूसरा आता है वैल्यू एडेड मेथड और आउटपुट मेथड। अब देखो वैल्यू एडेड मेथड में क्या होता है, ध्यान से समझिए बात को।
Under the output method or value added method, national income is measured by making a complete census of all the goods and services produced by resident during a year and adding them together. Since goods and services are produced in different units, they can be added only in terms of money value. जो इसका शॉर्ट बताते हैं, ऑल मार्केटेड गुड्स एंड सर्विसेज आर इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम. अब देखो वैल्यू एडेड मेथड में क्या होता है, वैल्यू एडेड मेथड में बोला गया जितना भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं वो सबका मनी वैल्यू को ऐड कर दो. जैसे कि एक साल में 10 कार बना, 20 बिल्डिंग बना, 100 kg राइस होगा, इतना चीज बना. ठीक है. अब अंडर आउटपुट मेथड में क्या होगा, 10 कार का वैल्यू क्या है लिखो. ठीक है. 20 बिल्डिंग का वैल्यू क्या है लिखो. 100 kg राइस का क्या वैल्यू क्या है लिखो. ये सब का वैल्यू क्या ऐड कर दो, नेशनल इनकम आ गया. इसको बोलेंगे नेशनल इनकम बाय आउटपुट मेथड. क्या बोलेंगे इसको, नेशनल इनकम बाय आउटपुट मेथड. तो अंडर दिस मेथड, अंडर नेशनल इनकम बाय आउटपुट मेथड, जितना भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड हो रहा है, जितना भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहा है वो सब का मनी वैल्यू को क्या करना होगा, वो सब का मनी वैल्यू को हमको करना पड़ेगा ऐड. आ जाएगा मेरा नेशनल इनकम अंडर आउटपुट मेथड. ठीक है, अंडर आउटपुट मेथड. नेक्स्ट है एक्सपेंडिचर मेथड. अब देखो एक्सपेंडिचर मेथड में क्या होता है, अंडर द एक्सपेंडिचर मेथड जैसे समझो, अच्छा एक मिनट नाम, तो देखो तो अंडर एक्सपेंडिचर मेथड, तो अंडर एक्सपेंडिचर मेथड क्या होगा, देखो ये सबसे कॉमनली यूज मेजर है, मेथड है ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम. ठीक है. क्यों, देखो इंसान अपना इनकम छुपा सकता है ना. तुमको पता ही नहीं लगेगा भाई किसका कितना इनकम है, तुम समझ पाओगे अगर तुमको नहीं बताएगा कोई नहीं. बट एक्सपेंडिचर से तो पता चल जाएगा. हम अगर बोल रहे कि नहीं हम तो 10,000 रुपया महीना कमाते हैं और तुम देख रहे तेरा सर तो डेली डेली नए नए रेस्टोरेंट का फोटो डाल ले, तो 10,000 में ऐसे कैसे हो जाता है. तो आदमी का खर्च से तो पता चल जाएगा है ना कि उसका क्या अर्निंग है. तो अंडर एक्सपेंडिचर मेथड क्या होता है, नेशनल इनकम मेजर होता है टोटल एक्सपेंडिचर को ऐड करके ऑफ डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी. अब देखो इकोनॉमी में अलग अलग सेक्टर्स है. एक है कंज्यूमर, कंज्यूमर का हो गया कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. फिर है बिजनेस, बिजनेस जो खर्च करता है उसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर. फिर होता है गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट भी तो खर्च करता है भाई, लिख दिए गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर. तो C+I+G, गवर्नमेंट का खर्चा, बिजनेस का खर्चा और इंडिविजुअल का खर्चा, तीनों को ऐड कर दिया, आ गया नेशनल इनकम अंडर एक्सपेंडिचर मेथड. क्लोज्ड इकोनॉमी में, बट सर ओपन इकोनॉमी है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी हो रहा है, तो ये भी आ जाएगा X-M, मतलब नेट एक्सपोर्ट्स. तो ओपन इकोनॉमी में नेशनल इनकम अंडर एक्सपेंडिचर मेथड कैसे निकलेगा, C+I+G+X-, और क्लोज इकोनॉमी में C+I+G. समझ में आया बात. ये हो गया नेशनल इनकम अंडर एक्सपेंडिचर मेथड. तो देखो 3 है, नेशनल इनकम अंडर इनकम मेथड, मतलब जितना भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है सबका इनकम को ऐड कर दो, नेशनल इनकम आ गया. फिर है नेशनल इनकम अंडर आउटपुट मेथड या वैल्यू एडेड मेथड, जितना भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहा है एक साल में वो सबका मनी वैल्यू का ऐड कर दीजिए, हम लोगों का नेशनल इनकम आ गया. और थर्ड है नेशनल इनकम अंडर एक्सपेंडिचर मेथड, मतलब जितना भी
इसके अंडर में आइए जी 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 मैम आइए। तो अंडर दिस मेथड, इसमें क्या हो रहा है, अंडर दिस मेथड जितना भी एक्सपेंडिचर है अलग अलग स्टेक होल्डर्स का, उन लोग को हम लोग ऐड कर देंगे। तो क्लियर हो गया, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड और आउटपुट मेथड। तो ऑल द थ्री मेथड, तो कंक्लूजन में हम लोग क्या बोलेंगे, देखो ऑल थ्री मेथड्स, इनकम मेथड हो, आउटपुट मेथड हो या एक्सपेंडिचर मेथड हो, आर इंटर रिलेटेड एंड बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल। सर जी मैम थोड़ा बैठ जाइए मैम, चेयर दे दो मोहित मैम को पीछे से, वो रेड वाला। अब देखो, आर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट इनकम इज इक्वल टू आउटपुट इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। अब देखो, चॉइस ऑफ मेथड्स डिपेंड्स ऑन द अवेलेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी ऑफ डेटा। लेकिन आप तीनों ही मेथड से नेशनल इनकम फाइंड आउट कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन दी कंट्री। ठीक है, जैसे इंडिया में जनरली नेशनल इनकम जो निकलते हैं वो कभी इनकम मेथड से नहीं निकलते। क्यों, कोई बताएगा अपने इनकम? तो जनरली आउटपुट मेथड से निकलता है या फिर एक्सपेंडिचर मेथड से। आउटपुट मेथड से निकालना उसमें इजी भी है। क्यों? क्योंकि आपको तो पता है ना क्या गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल इंडिविजुअली ये चीज पता लगाना किसका कितना इनकम है, इट इज डिफिकल्ट। बट फॉर एग्जाम्पल मान लो ये एक कंट्री है और इस कंट्री में इतना ही लोग हैं जितना हम लोग हैं, और कंट्री में जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल टोटल जो है 10 लाख रुपीस का गुड्स एंड सर्विसेज एक साल में प्रोड्यूस हुआ है यहाँ पे। तो प्रोड्यूस कैसे हुआ? लोग खरीदे तब ना प्रोड्यूस हुआ है, लोग खर्च किए तो ना प्रोड्यूस हुआ है। तो नेशनल इनकम हम समझ सकते हैं यार 10 लाख रुपीस है। क्यों? इंडिविजुअली इनकम हमको नहीं पता, बट इतना का गुड्स एंड सर्विसेज यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ है, इसका मतलब है नेशनल इनकम इतना है, या इतना एक्सपेंडिचर किया गया है, टोटल इतना खर्च हुआ है एक पर्टिकुलर ईयर में, तो उससे भी नेशनल इनकम कैलकुलेट किया जा सकता है। ठीक है ना? तो 3 मेथड है, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट, इनकम मेथड, आउटपुट मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड। इनकम मेथड में एक पर्टिकुलर ईयर में जितना भी सिटीजन्स है सबका इनकम को ऐड कर दो, नेशनल इनकम आ गया। आउटपुट मेथड में एक पर्टिकुलर ईयर में जितना भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुआ है वो सबका मनी वैल्यू को ऐड कर दो, नेशनल इनकम आ गया। एक्सपेंडिचर मेथड में जितना भी स्टेक होल्डर्स है, दैट इज द कंज्यूमर्स, गवर्नमेंट एंड द बिजनेसेस, तीनों का नेशनल इनकम को अब ऐड कर, तीनों का एक्सपेंडिचर को आप ऐड कर दीजिए, आपको नेशनल इनकम मिल जाएगा। और तीनों ही मेथड में आप करो, आंसर सेम ही आएगा। ये नहीं आंसर अलग अलग आ जाएगा, आंसर सेम ही आना चाहिए। क्लियर हुआ पॉइंट? नेक्स्ट इज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, देखो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम जो है, अगर आप डायग्राम देखो तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा कि क्या हो रहा है। कुछ समझ में आ रहा है देखकर? और ये तो 2 सेक्टर मॉडल है, अभी 3 सेक्टर और 4 सेक्टर भी है, जो कि बुक में हम लोग का सिलेबस में मेनली 2 सेक्टर में ही काम हो जाता है, और अभी 3 सेक्टर 4 सेक्टर भी है। अब सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का क्या मतलब है? देखो, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का मतलब होता है दैट मनी और इनकम कीप्स ऑन फ्लोइंग। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मान लो ये है फर्म, फर्म मतलब बिजनेस, ठीक है, और ये है कोई इन हाउस होल्ड, हाउस होल्ड मतलब कोई फैमिली, ठीक है, और ये है फर्म। अब देखो फर्म का क्या काम है? बिजनेस का काम है, बिजनेस का काम है गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई करेगा, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करके हाउस होल्ड को देगा, है ना। हम लोग जितना भी सामान यूज कर रहे हैं कि हम लोग खुद से बनाए हैं, कोई ना कोई बिजनेस बना कर दिए, लैपटॉप, फोन, चश्मा, कपड़ा, जो भी चीज, वॉलेट, शूज, इट इज ऑल मेड बाय सम बिजनेस इंटरप्राइज। तो बनाया, वो बनाकर खुद तो यूज नहीं करेगा, दे दिया हाउस होल्ड्स को। अब फ्री में दिया क्या? बदले में क्या दिया हम लोग? पैसा। तो हाउस होल्ड क्या दिया फर्म को? पेमेंट, पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेस।
बट सर हाउस होल्ड के पास पैसा कहां से आया फर्म को देने के लिए? सर हाउस होल्ड जो है ना अपना लोगों को भेजता है फर्म्स के पास। क्यों? मांगने के लिए क्या? काम करने के लिए। बिजनेस फर्म्स जो इतना सारा है, देयर आर सो मेनी बिजनेस फर्म्स, तो ये जो इतना सारा बिजनेस फर्म्स है, ये लोग को तो लोग चाहिए ना काम करने के लिए। अब जो लोग चाहिए तो लोग तो कोई दूसरा वर्ल्ड से नहीं आएगा, हम ही लोगों के घर से जाते हैं, हम लोग के फैमिली मेंबर्स वहां पे काम करने के लिए। तो हाउस होल्ड फर्म को क्या कर रहा है? सप्लाई कर रहा है फैक्टर सर्विसेज, सप्लाई ऑफ फैक्टर सर्विसेज, ठीक है ना, लेबर एंड ऑल सप्लाई कर रहा है। तो फ्री में कर रहे हैं क्या? हम लोग क्या फ्री में जाके काम कर रहे हैं? नो, फर्म इसके बदले में हाउस होल्ड को पेमेंट कर रहा है, सैलरीज एंड वेजेस दे रहा है। समझ में आ रहा बात? सैलरीज एंड वेजेस दे रहा है। तो देखो एक सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम बन गया ना। हाउस होल्ड जो है फर्म को लेबर या फैक्टर सर्विसेज सप्लाई कर रहा है, फर्म उसके बदले में पेमेंट कर रहा है। फर्म ये लेबर को यूज करके गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करके हाउस होल्ड को सप्लाई कर रहा है, और हाउस होल्ड इस गुड्स एंड सर्विसेज के बदले में पेमेंट कर रहा है। तो ये एक सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम हो गया। समझ में आ रहा है बात? हम लोग पैसा कमा रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ सैलरीज एंड वेजेस, फिर उसको खर्च कर रहे हैं अपने जरूरत में। खर्च जो कर रहे हैं तो पैसा किसके पास चला जा रहा है? हम लोग का जो खर्च है, फैमिली का जो खर्च है, वो बिजनेस के लिए तो इनकम हो गया ना। समझ में आ रहा है बात? और बिजनेस जो इनकम अर्न कर रहा है उससे वो सामान बना रहा है और बेच रहा है फर्म्स को, और हम लोग का जो एक्सपेंडिचर है गुड्स एंड सर्विसेज में वो फर्म के लिए हो गया इनकम। तो एक सर्कुलर फ्लो बन गया इनकम का, इसी को बोलते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अब देखो पूरा का पूरा पैसा जो हम लोग कमाते हैं तो क्या खर्च कर देते हैं? मान लो तुम्हारे फैमिली में, फैमिली का इनकम तुम्हारा फॉर एग्जाम्पल 20,000 रुपीज है, तो क्या पूरा 20,000 रुपीज खर्च हो जाएगा? नहीं होगा, है ना। फॉर एग्जाम्पल मान लो 50,000 खर्च हुआ, बाकी 5,000 रुपीज तुम क्या किए? तुम्हारा फैमिली सेव किया। क्या किया? सेविंग्स। सेविंग्स करके कहाँ रखा जाता है? देखो सेविंग्स जनरली हम लोग मार्केट में, जैसे कि बैंक्स हो गया, LIC हो गया, स्टॉक मार्केट हो गया, ये सब में इन्वेस्ट कर दिए, जिसको हम लोग बोलते हैं सेविंग्स को हम लोग कैपिटल मार्केट में इन्वेस्ट कर दिए, है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो कोई LIC खोल दिया कि भाई हम 10 साल तक के लिए मेरा LIC में पैसा जाएगा, तो तुम्हारा जो हाउस होल्ड का सेविंग है वो कैपिटल मार्केट में जा रहा है। अब LIC वाला बोला आप 2 लाख रुपए जमा करिए 10 साल तक, आपको 10 साल के बाद 4 लाख रुपए देंगे। अब LIC डबल करके कहां से लाएगा? LIC ये जो तुम्हारा कैपिटल मार्केट में जो तुम्हारा सेविंग्स है वो उसको इन्वेस्ट कर देगा फर्म्स में, है ना, और फर्म से फिर पैसा कमा के तुमको देगा। तो हाउस होल्ड क्या करता है? इंजेक्ट करता है सेविंग्स को मार्केट में, और मार्केट इसको लीक कर देता है फर्म्स में। अब समझ में आया ये वाला पूरा लाइन, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अब ये तो सिर्फ 2 सेक्टर है, 3 सेक्टर भी हो सकते हैं। 3 सेक्टर का मतलब यहां पे गवर्नमेंट भी आ सकते हैं। देखो गवर्नमेंट क्या करेगा? गवर्नमेंट फर्म से भी टैक्स कलेक्ट करेगा और हाउस होल्ड से भी टैक्स को कलेक्ट करेगा, और बदले में क्या करता है? फर्म्स को गवर्नमेंट देगा सब्सिडीज। सब्सिडीज कि भाई तुमको हेल्प कर रहे, सब्सिडीज दे रहे, और हाउस होल्ड को क्या देगा? ट्रांसफर पेमेंट। क्या देगा? ट्रांसफर पेमेंट। अब जैसे कि हम लोग गवर्नमेंट को जो है टैक्सेस दे रहे, गवर्नमेंट उसके बदले में गवर्नमेंट स्कूल्स खोल रहा है, पेंशन्स दे रहा है, फिर जो लक्ष्मी भंडार का पैसा हो गया, युवा साथी हो गया, ओल्ड एज पेंशन हो गया, विडो पेंशन हो गया, सब सरकार कहाँ से लेता है? हमसे जो टैक्स ले रहा है, बिजनेस से जो टैक्स ले रहा है, वही सब टैक्स का पैसा से तो दे रहे हैं। क्लियर हुआ पॉइंट? समझ में आया? तो ये 3 सेक्टर मॉडल में गवर्नमेंट भी आ जाएगा। 3 सेक्टर मॉडल में फर्म्स है, हाउस होल्ड है एंड गवर्नमेंट है। फिर 4 सेक्टर मॉडल भी होते हैं। 4 सेक्टर मॉडल में आ जाएगा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। रेस्ट ऑफ वर्ल्ड, रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से
हाउस होल्ड एंड फर्म्स दोनों ही गुड्स एंड सर्विसेज मंगवाता है और पेमेंट करता है, मतलब एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। इन शॉर्ट एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। फर्म्स क्या करेगा, गुड्स एंड सर्विसेज एक्सपोर्ट करेगा, उसके बदले में पैसा आएगा। हाउस होल्ड गुड्स एंड सर्विसेज इंपोर्ट करेगा, उसके बदले में पैसा पे करेगा। तो ये हो गया 4 सेक्टर मॉडल। बट हम लोग के सिलेबस में 4 सेक्टर तक का क्वेश्चन नहीं आता है, जनरली 2 सेक्टर में ही आता है, 3 सेक्टर भी बहुत कम आते हैं। ठीक है, इसलिए देखो जो बुक में बना हुआ है ये तुम्हारा 2 सेक्टर ही बना हुआ है। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को बोलेंगे हम लोग एक प्रोसेस मैकेनिज्म थ्रू विच इनकम एक सेक्टर में दूसरा सेक्टर तक जाता है एक सर्कुलर मैनर में। कंटिन्यूसली तुम लोग बात करोगे तो डिस्ट्रैक्ट हो। क्या हुआ मोइन, सुनोगे तो पढ़ाते पढ़ाते बात करने लग जाओगे तुम्हें तो फ्लो टूट जाएगा। 2 मिनट रुकिए ना, अभी क्लासेस नहीं होगा उसका, हम 2 मिनट रुकिए खत्म करें, कंप्लीट करें। ठीक है, इन रिटर्न फॉर इकोनॉमिक एक्टिविटीज परफॉर्म बाय डिफरेंट इकोनॉमिक एजेंट्स। तो यहां पे देखो जो भी हम तुम लोग को एक्सप्लेन किए उसी तरह का ही कुछ क्वेश्चन है। ठीक है, ठीक है ना। देखो यहां पे अब देखो नेशनल इनकम अकाउंटिंग में बहुत सारा प्रॉब्लम है। 2 सेक्टर मॉडल में आप लोग किसी को भी कोई डाउट है, 2 सेक्टर मॉडल पूरा समझ में आ गया ना। एक बार बस आप लोग थोड़ा सा रीड कर लीजिएगा, एकदम सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, रीड कर लीजिएगा, पूरा समझ में आ जाएगा। चलिए अब हम लोग आते हैं प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू नेशनल इनकम अकाउंटिंग। देखो ऐसा नहीं है कि नेशनल इनकम एकदम फट से आप ढूंढ लोगे, एकदम ईजी है भाई। एक फैमिली के इनकम पता करने में तुम्हारा हालत खराब हो जाएगा, कोई बताएगा नहीं सच, है ना। जैसे पहले का जो आदमी लोग है, जो मेरा एज का मिलेगा तुमको, तो वो लोग झूठ बोलेगा हम कम कमा रहे। जो यंग जनरेशन है तो वो लोग भी झूठ बोलेगा, वो लोग बोलेगा बहुत कम आ रही है ना। ये चीज नोटिस किए हो, जो थोड़ा मिड एज में है, स्पेशली जो 40s 50s में, वो अगर कमा रहा होगा 100 रुपये तो बोलेगा नहीं बाबू 85 रुपये तो कमा रहे, वो भी 2 दिन से कुछ खाया नहीं है, अभी क्या बोला है, कमा अच्छा रहे। और जो एकदम यंग अभी नए पैसा कमाने सीखे है, 24 25 26 साल का लड़का है, वो है उधारी में जी रहा है। बोले तो मेरा 2 लाख रुपए तनख्वाह है, ये जो तो अकाउंट में तो अभी मेरा 10 लाख रुपए आया है। कल तो अंबानी फोन कर रहा था, उधार मांग रहा था, बेटा का शादी करवाया ना, लेकिन हम दिया नहीं। बड़ा बात देखोगे, कुछ मेरा भी फ्रेंड लोग है वैसे ही, कमा रहा 30,000 35,000, 3 लाख रुपए सैलरी है, 10 सालों के अभी तक घर नहीं खरीद सकते, कमाते हुए बोले 3 लाख रुपए सैलरी है, ऐसा ही। तो डिपेंड अपॉन जैसे अब जैसे जैसे एक्सपीरियंस होगा तो समझ में आएगा कि नहीं कौन बात बोलना है कौन बात नहीं बोलना है। तो यंग है, समझ में नहीं आ रहा, उसको लगता होगा कि थोड़ा ज़्यादा बढ़ा के बोल देंगे, सामने वाला दोस्त चल जाएगा। लेकिन जो मिड एज है, तुम्हारे फादर्स लोग के एज में जो होंगे, तो उन लोग से पूछो, लोग कम बोलेंगे, नहीं कहाँ कमाएंगे, क्यों नहीं नज़र लग जाएगा, तो ज़्यादा बोल देंगे तो उधार मांगने लगेगा, नज़र में चढ़ जाएगा सर। ठीक है, तो देखो प्रॉब्लम्स रिलेटिंग टू नेशनल इनकम अकाउंटिंग। नंबर 1 जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने में, वो होता है लैक ऑफ रिलायबल डेटा। देखो डेटा के ऊपर आप डिपेंड रहते हो, तुम तो पूरा घर घर जाकर पता नहीं करोगे कि कितना पैसा अर्न कर रहे हैं आप, कितना कमा रहे हैं आप, नॉट पॉसिबल। आप डेटा के ऊपर डिपेंडेंट हो, तो अगर डेटा रिलायबल नहीं रहा तो नेशनल इनकम में भी एरर आ जाएगा। दूसरा इनएफिशिएंसी ऑफ इन्यूमरेटर्स, मतलब जो डेटा कलेक्ट कर रहा है, जो स्टाफ है, जो वर्कर है, अगर दे आर फॉल्टी, वो लोग सही से काम अपना नहीं कर रहे, दे आर नॉट वेल ट्रेन, इनकरेक्टली डेटा कलेक्ट कर ले रहा है, तो भी नेशनल इनकम गलत आ जाएगा। इनफॉर्मल या अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो है उसमें बहुत डिफिकल्टी होता है। देखो फॉर्मल, एक आदमी जॉब कर रहा है, उसका इनकम पता करना बहुत आसान है, सैलरी स्लिप देगा, हो गया। लेकिन जो इनफॉर्मल सेक्टर से कमा रहे हैं, जैसे कि हम लोग इनफॉर्मल सेक्टर से अर्न कर रहे हैं, तो मेरा इनकम पता करना मोहित बहुत डिस्टर्ब हो रहा है पढ़ाई में। दूसरा तरफ जाके बैठो, कंटिन्यूसली क्या हुआ तुम लोग दोनों को आपस में कंटिन्यूसली बात करते रह रहे हो, एक आदमी उस तरफ जाके बैठो या पीछे जाके बैठो, या फिर आराम से जाओ नीचे बात करके आओ पूरा। ठीक है, तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर का जो अर्निंग है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर का अर्निंग को पता लगाना बहुत मुश्किल है।
जैसे कि एक सैलरीड एम्प्लॉय है, आपको पता करना है कि भाई ये सैलरीड एम्प्लॉय कितना कमाता है, आप सैलरी स्लिप उसका चेक करोगे, पता चल जाएगा। बट जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, अब पता लगाना कि हम एक्चुअली कितना अर्न कर रहे हैं बहुत मुश्किल है। नीचे में कोई वेंडर है, ये छोटा मोटा बिजनेस वाला है, उसका इनकम पता लगाना मुश्किल है। क्यों? क्योंकि कभी कभार उसको खुद भी एक्चुअली 100% उसको भी नहीं पता वो कितना कमा रहा है, क्योंकि उसका तो कच्चा पैसा है, डेली आ रहा है, डेली बेच रहा है, डेली जा रहा है, तो बहुत डिफिकल्ट होता है पता करना। तो अगर कोई भी कंट्री में इनफॉर्मल सेक्टर है या अनऑर्गेनाइज सेक्टर है तो उसका इनकम पता करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये तीसरा प्रॉब्लम है नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने में, एब्सेंस ऑफ स्पेशलाइजेशन। अब देखो एक कंट्री में पीपल जो है, बहुत सारे लोग जो है मल्टीपल जॉब्स कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसके पास कोई स्पेशलाइजेशन नहीं है, जिसको हम लोग बोलते हैं अनस्किल्ड वर्कर। एक तो स्किल्ड वर्कर है, जो अनस्किल्ड वर्कर जो लेबर है वो किसी दिन मजदूरी कर ले रहा है, किसी दिन जो है फैक्ट्री में काम कर ले रहा है, किसी दिन जो है स्ट्रीट में वेंडर बन जा रहे हैं, कुछ सामान बेच दे रहा है। देखते हो ना, कोई गर्मी आए तो भी सब शरबत बेचने लग जाएगा, फिर ठंडा आएगा तो अंडा परोठी का गाड़ी लगा देगा, रात में बेचने लगेगा, फिर रमजान आएगा तो फल बेचने लग जाएगा, होता है ना, फिर बकरीद आएगा तो भूसी भूसी लेके बैठ जाएगा बेचने के लिए। तो ये क्या हो गया? एब्सेंस ऑफ स्पेशलाइजेशन। तो एक पर्टिकुलर काम तो वो कर नहीं रहा है, तो यहां पे भी जो मल्टीपल काम कर रहा है पता लगाना इज डिफिकल्ट, नेशनल इनकम कैलकुलेट करना वहां पे डिफिकल्ट हो जाता है। अच्छा, एग्जिस्टेंस ऑफ नॉन मार्केटेड गुड्स। अब नॉन मार्केटेड गुड्स का भी प्रॉब्लम हो जाता है। लार्ज पोर्शन ऑफ प्रोडक्शन जो है एग्रीकल्चर में वो सेल्फ कंजम्पशन के लिए होता है, उसको बेचना नहीं है, तो ये वैल्यूएशन में और मुश्किल क्रिएट कर देता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम आउटपुट मेथड में नेशनल इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं, टोटल 1000 केजी चावल हम उगाए, 1000 केजी में से 200 केजी रख लिया फैमिली का पूरा साल का खाने के लिए, लेकिन प्रोडक्शन तो 1000 केजी हुआ। तब यहां पे भी नेशनल इनकम में कैलकुलेट करने में प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है। इलिटरेसी एंड इग्नोरेंस, ज्यादातर कोई प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं रखता है। तुम पूछो आप कितना सामान बनाए, कितना बेचे, कितना कमाए, उसको खुद नहीं पता, तो गवर्नमेंट को क्या बताएगा, है ना। वैल्यूएशन में प्रॉब्लम हो सकता है, वैल्यू एडिशन में, इन्फ्लेशन एडजस्ट करने में प्रॉब्लम हो सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप बनाए थे प्रीवियस ईयर और वैल्यू फाइंड आउट करें इस ईयर का, प्रीवियस ईयर के बेसिस पे, लेकिन अब तो इन्फ्लेशन की वजह से महंगाई बढ़ गया ना। समझ में आ रहा है बात? तो दीज आर प्रॉब्लम्स इन कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। अब सर एक कंट्री का नेशनल इनकम क्या क्या डिटरमाइन करता है? जैसे कि इंडिया का नेशनल इनकम है, अब इंडिया हो गया, जापान, चाइना, पाकिस्तान, रशिया, यूएस, इसमें से अलग अलग कंट्रीज है, सबका अलग अलग नेशनल इनकम है। तो एक कंट्री का नेशनल इनकम क्या क्या फैक्टर्स डिटरमाइन करता है? सबसे पहले अवेलेबिलिटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। देखो गल्फ कंट्रीज कुछ है वहां पे, आज तक कोई प्रोडक्ट यूज की हो जो गल्फ कंट्रीज का बना हुआ है अदर देन पेट्रोलियम प्रोडक्ट? कोई है कि यहाँ पे बहुत हेवी लैपटॉप बनाता है, बहुत हेवी बाइक बनाता है, ऐसा कुछ है? फिर भी वो लोग का नेशनल इनकम बहुत हाई है। क्यों? नेचुरल रिसोर्सेज बहुत है ना सर, है ना। तेल उन लोग के जमीन से निकल रहा है और उसका पूरा वर्ल्ड में डिमांड है। तो अगर आपकी कंट्री में नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है तो आपका नेशनल इनकम हाई रहेगा। ह्यूमन रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स का क्या मतलब है? पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री एंड along with their skills, knowledge and literacy। जैसे कंट्री लाइक इंडिया, चाइना, हाई पॉपुलेशन है, नेशनल इनकम भी हाई रहेगा। समझ में आ रहा है बात? हाँ, स्किल भी डिपेंड करता है। अगर स्किल्ड है, इंडिया का जितना पॉपुलेशन अगर सब हाईली स्किल्ड रहता है तो सोचो आज कितना ज्यादा हम लोग का कंट्री डेवलप्ड रहता है और ज्यादा। कैपिटल इक्विपमेंट मतलब प्रोडक्शन कैपेसिटी कंट्री का कितना है। टेक्निकल नॉलेज कैसा है लोगों को? जापान छोटा सा कंट्री है लेकिन टेक्निकली और साइंटिफिकली बहुत एडवांस्ड है ना। हम लोग एक तो रोबोट बनाने का था, वो भी चाइना से लेके आए, कुत्ता। देखिए था ना वो कुत्ता जो गलगोटिया यूनिवर्सिटी वाला, नहीं देखिए वो मीम्स इतना तो वायरल हुआ, वो औरत एकदम बहस करते जा रही है। दिस हैज बीन डेवलप्ड बाय द सेंटर ऑफ एक्सीलेंसी एट दी गलगोटियाज यूनिवर्सिटी, और देख रहा वहाँ पे मेड इन चाइना है। फिर जो उसका मजाक उड़ा, फिर ऐसी आके डायरेक्ट झूठ बोल दे रही
नहीं, हम तो बोले ही नहीं कि हम लोग बनाए, और पूरा उसका वीडियो है गलगोटिया यूनिवर्सिटी वाला का। ठीक है, तो टेक्निकल नॉलेज कैसा है उस कंट्री में रहने वाले लोगों के लिए। जैसे हम लोग क्या है, हम लोग तो अभी हम लोग का अभी ड्रोन का काम क्या है, हम लोग का ड्रोन का काम है शादी में दूल्हा दुल्हन को ऊपर उड़ेगा। हम लोग कहाँ अभी उतना ही ड्रोन बन सका है, उतने ही अब पता नहीं वो भी ड्रोन हम लोग खुद से बना रहे हैं या चाइना से सस्ता वाला आ रहा है कि ड्रोन कैमरा है, अरे ड्रोन कैमरा चलेगा, दूल्हा दुल्हन को ऊपर एकदम खाना खा रहे हैं, ऊपर एकदम पूरा दिखा रहे हैं, वही हम लोग का ड्रोन है। वही जगह देख लो ईरान अपना ड्रोन का बल में वो हिला दिया पूरा वर्ल्ड को। देखिए ना अभी वॉर जो सीज फायर हुआ है, तो ईरान के पास क्या था, कुछ था। तुम अगर कंपेयर करोगे यूएस से और इजराइल से, तो वो लोग का डिफेंस कितना स्ट्रांग है, और ईरान के पास कुछ नहीं था, सिर्फ एक ड्रोन और मिसाइल। वो ड्रोन और मिसाइल के बल में वो हिला दिया, है ना। तो क्यों, टेक्निकल नॉलेज बहुत हाई था वो कंट्री का। तो तुम्हारा टेक्निकल नॉलेज भी कंट्री में रहने वाले लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग का क्या टेक्निकल नॉलेज है, कुछ है, कोई ऐसा चीज है जो हम अदर देन हमको सिर्फ समझ में आता है, जो बहुत अच्छा एक काम हुआ है इंडिया में, दैट इज यूपीआई। वो एक चीज है यूपीआई पेमेंट जो है, क्योंकि बहुत सारा डेवलप कंट्रीज में भी ये चीज नहीं है। अगर तुम डिफेंस इक्विपमेंट का बात करोगे तो इंडिया तो कहीं है, तो भला वो एपीजे अब्दुल कलाम आज़ाद का जो बनाकर दे दिए हम लोग को मिसाइल एटम बम दे दिए वो, और अटल बिहारी वाजपेयी मिल के, ये तो भी क्या हाल रहता है अपना कंट्री का। देखो ईरान का कितना प्रॉब्लम चल रहा है, सैंक्शन में सैंक्शन लगा हुआ है, बट फिर भी इतना चुप चोरी से टेंशन में आने के बावजूद भी ऐसा मिसाइल टेक्नोलॉजी बनाया है और ऐसा ड्रोन टेक्नोलॉजी बनाया कि यूएस और इजराइल परेशान हो गए। जबकि इतना ज़्यादा पैसा तो नहीं है कंपेरेटिवली। तुम देख लो बाकी गल्फ नेशन को, दुबई क्या बोल रहा है, बिल्डिंग बनाएंगे 200 तल्ला 400 तल्ला, है ना, पाम जुमेरा बनाएंगे। ले ईरान मारा, एक ड्रोन मारा, पूरा क्लियर, एयरपोर्ट बंद। अब तो ऐड भी नहीं आ रहा, वो हबीबी कम टू दुबई पहले आता था ना, अब नहीं आ रहा। मार के पूरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बंद कर दिया। दुबई का ज़्यादा पैसा है या ईरान का ज़्यादा पैसा है? दुबई के पास ज़्यादा पैसा है, सऊदी के पास ज़्यादा पैसा है। कतर का पूरा मार के एलपीजी सिलेंडर वर्ल्ड में शॉर्ट, ईद का टाइम सब लाइन लगाया हुआ है, जा समझ अपना। तो ये होता है टेक्निकल नॉलेज का इम्पोर्टेंस। तुम्हारे पास जितना भी पैसा रहे, परफेक्ट एग्जाम्पल अभी देखो चल रहा है, जनरली हमको नहीं पैसा रहेगा सब कुछ हो जाएगा, पैसा से बड़ा कुछ नहीं है। तो भाई पैसा तो ज़्यादा इजराइल और यूएस, दुबई, सऊदी, कतर, इन लोग के पास है ना। ईरान के पास थोड़ी पैसा है। ईरान के पास क्या है, ईरान के पास टेक्नोलॉजी, जो टेक्नोलॉजी से पूरा सबको, जोग्राफिकल भी है, जोग्राफिकली भी उन लोग का एक स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज के पास है, वो भी एक एडवांटेज है। लेकिन टेक्नोलॉजी, तो टेक्नोलॉजी से पूरा सबको एकदम रोक दिया पूरा वर्ल्ड को। ठीक है, तो टेक्निकल नॉलेज जितना ज्यादा एडवांस रहेगा, तुम्हारा नेशनल इनकम भी कंट्री का उतना ज्यादा हाई रहेगा। इकोनॉमिक पॉलिसीज, आपका कंट्री का इकोनॉमिक पॉलिसी कैसे है? अगर कंट्री का इकोनॉमिक पॉलिसी बहुत फेवरेबल है बिजनेसेस के तरफ, तो नेशनल इनकम वुड बी हाई, अदरवाइज नेशनल इनकम वुड बी लो। ठीक है, टर्म्स ऑफ ट्रेड, टर्म्स ऑफ ट्रेड का मतलब होता है कि एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बहुत इजीली हो जाता है। नेशनल इनकम वुड बी हाई, अदरवाइज इट वुड बी लो। फॉरेन इन्वेस्टमेंट कंट्री में इजीली आ जा रहा है, अबंडेंस में अवेलेबल है, बाहर के लोग कंट्री में इन्वेस्ट कर रहे हैं। जैसे कि दुबई इतना जल्दी ग्रो क्यों किया? फॉरेन इन्वेस्टमेंट की वजह से। अरे उन लोग का अपना तो बहुत कम लोग है, जितना उन लोग का अपना 15-20% ही है, बाकी तो 80% बाहर से आया हुआ है, इंडिया से, पाकिस्तान से, यूएस से, यूके से, ये सब जगह से आया हुआ है। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट बहुत अवेलेबल था वहाँ। ऑफ कोर्स टर्म्स ऑफ ट्रेड बहुत फेवरेबल था, टैक्स बेनिफिट था। यहाँ तुम पैसा कमाओगे 33%, 30% टैक्स, वहाँ टैक्स फ्री। यहाँ तुम 1 करोड़ कमा रहे हो, तुमको 70 लाख मिलेगा, 30 लाख टैक्स दो। वहाँ तुम 1 करोड़ कमा रहे हो तो 1 ही करोड़ तुम्हारे पास रहेगा। तो सोच रहे हो साल का 30% तुम्हारा बच जा रहा है। यहाँ तुम बिजनेस कर रहे हो तो पहले तो ज़मीन लेने में झमेला, फिर तो ज़मीन ले लिए तो मोहल्ला का 4 सियाना आएगा, बोलेगा पहले क्लब में 10 चेयर दीजिए। फिर तुम जैसे ही बनाना स्टार्ट करोगे, पूजा और ईद का चंदा लेने आ जाएगा। फिर कोई पॉलिटिकल पार्टी का फिर एक तो कोई लीडर आएगा, वो बोलेगा पर स्क्वायर फीट हमको इतना दीजिए, है ना। 10 तरह का टेंशन है यहाँ पे।
वहां पे फेवरेबल बिजनेस पॉलिसीज है, आराम से इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं, ठीक है। तो इंपॉर्टेंस ऑफ नेशनल इनकम अकाउंटिंग, क्या इंपॉर्टेंस है? फॉर्मुलेशन ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी, आपका नेशनल इनकम का फिगर आपका पॉलिसी बनाने में हेल्प करता है, इकोनॉमिक पॉलिसी को फ्रेम करने में। कंपैरिजन ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, देखो जो कंट्री का नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम हाई है वहां का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई होगा, जिसका पर कैपिटा इनकम लो है वहां का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लो होगा। जैसे इंडिया, जापान, यूएस, ये सब में इंडिया का नेशनल इनकम पर कैपिटा इनकम लो है तो यहाँ का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी लो है, वहां का पर कैपिटा इनकम हाई है तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी हाई है ना। कंपैरिजन ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बिटवीन कंट्रीज एंड ओवर टाइम, जो ओवर टाइम का मतलब है जैसे जैसे नेशनल इनकम बढ़ेगा, पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी क्या होगा? सुधरेगा। और जैसे जैसे घटे और जैसे जैसे नेशनल इनकम जो है अलग अलग कंट्रीज का बढ़ेगा, वैसे वैसे सबका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग रेज होगा, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, नेशनल इनकम को स्टडी करके आप समझ सकते हैं कि ग्रोथ आ कहां से रहा है। देखो इंडिया, अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे कंपैरिजन जब करेंगे, कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट इकोनॉमीज। इंडिया में जो मेनली ग्रोथ आया है अभी रिसेंट टाइम में, इट इज ड्यू टू सर्विस सेक्टर। इंडिया में सर्विसेज सेक्टर बहुत तेजी से ग्रो। मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में कुछ है, कुछ बनता है हम लोग के यहाँ नहीं। चाइना इज दी मैन्युफैक्चरिंग हब ऑफ दी वर्ल्ड, है ना। चाइना में हर सामान तुमको मिल जाएगा। चाइना में एक, जैसे हम लोग यहाँ पे क्या है, हम लोग यहाँ पे हम लोग स्पेशलाइजेशन नहीं करते। एक दुकान है यहाँ पे, सामने में जो है कपड़ा बेच दे रहे हैं, पीछे में जो है चावल का लगा के रखे, उसका पीछे में चप्पल बेच रहे हैं, फिर शाम में जो है उसको एक तो दे दिए किसी और को, वो सामने में लगा के ठेला लगा के कुछ सामान बेच रहा है, सुबह में सब्जी वाला आके सब्जी बेच के जाता है, सामने में सब काम हो रहा हो दुकान में। मेरे फादर इन लोग का एक है शॉप, एक जगह उन लोग का नाश्ता का दुकान है, दूसरा जगह वहाँ पे आइसक्रीम दुकान खोल दी है, उस साइड में अच्छा रहा, ठीक। तो हम लोग का क्या स्पेशलाइजेशन नहीं है, चाइना में स्पेशलाइजेशन है। ये पूरा मॉल है, ये पूरा मॉल में क्या मिल रहा है? सिर्फ फोन का कवर मिल रहा है, पूरा मॉल में फोन का कवर मिल रहा है सिर्फ। और एक शॉप में आया, वहां पे सिर्फ ब्लैक कलर का फोन का, पूरा शॉप है मॉल के अंदर जहाँ सिर्फ ब्लैक कलर का फोन कवर मिल रहा है बस, और कोई कलर का है ही नहीं। हम लोग बोले हट, उसी में क्या कमागा आदमी, पीला रखो, लाल रखो, ऑरेंज रखो, कार्टून बना हुआ रखो, फिर एक तो जो है फोन का साथ साथ सेल्फी स्टैंड भी रख दो, टिकटॉक विकटॉक बनागा वो लोग लेके जाएगा, फिर रिंग लाइट रख दो, माइक रख दो। थोड़ा दिन बाद क्या करो, एक काम करो, मोबाइल रिपेयरिंग के एक तो कारीगर को बैठा दो, वो सब भी ये होगा, सब करने लग जाते हैं। बट बाकी सब कंट्रीज में क्या स्पेशलाइजेशन है। वो चाइना, वहाँ पे वो चाइनीज पर्सन वो मॉल में बैठ कर ये अपना शॉप में सिर्फ ब्लैक कलर का कवर बेच रहा है, और वो शॉप से ब्लैक कलर का कवर पूरा वर्ल्ड में सेल कर रहा है, पूरा वर्ल्ड में चाइनीज प्रोडक्ट जा रहे हैं, है ना। तो इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी समझने में नेशनल इनकम हेल्प करता है कि भाई ग्रोथ आ कहां से रहा है, कौन सा सेक्टर से आ रहा है, कौन सा सेक्टर बूम कर रहा है। अभी समझ में आया? कोई दिक्कत? तो ये हम लोग का टॉपिक होता है कंप्लीट। नेक्स्ट क्लास वी विल कंटिन्यू विथ न्यूमेरिकल्स। एक क्लास लगेगा इंशाल्लाह, 25-30 मिनट लगेगा। जितना भी न्यूमेरिकल्स है, ये देख रहे हो टिल कितना है, 24, 23 है, 21 क्वेश्चन पूरा हम आप लोग को करवाएंगे, पूरा का पूरा 21 क्वेश्चन आप लोगों को हम करवाएंगे, ठीक है ना। एनी डाउट? तो ये चैप्टर हम लोग का कंप्लीट होता है डे 4। नेशनल इनकम अकाउंटिंग अपने मैट से हम आप लोग को पूरा पढ़ाए, और ये मैट में हर चीज कवर किया हुआ है। आप लोग को और कोई बुक फॉलो करने का जरूरत नहीं पड़ेगा अगर आप ये बुक को अच्छे से रीड कर लिए हैं, नोट्स पूरा जो हम समझाए वो समझ गए हैं। वीडियो को एक बार अच्छे से और देख लीजिएगा, चारों वीडियो का आपका पहला वाला चैप्टर पूरा समझ में आ जाएगा। डे 5 जो हम करेंगे आप लोग का, डे 5 में हम नेशनल इनकम का सम्स करेंगे। आप लोग प्लीज देखो, हम एकदम एंड तक सम्स को घसीट दिए, फॉर्मूला याद रहना चाहिए। नेक्स्ट क्लास जब हम आप लोग से तुमसे पूछे कि बाबू फॉर्मूला बताओ, तो GDP-FC का तो आना चाहिए। अगर हम पूछे बताओ तो पर कैपिटा इनकम का फॉर्मूला तो आना चाहिए। इन्हें घुमा घुमा के देख रहे पर कैपिटा इनकम का कहना याद रहना चाहिए। पर कैपिटा इनकम इज इक्वल टू नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। GDP-FC इज इक्वल टू GDP-MP माइनस
नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो ये सब याद रहना चाहिए। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एनडीपी? एनडीपी इज इक्वल टू जीडीपी माइनस डिप्रिसिएशन। तो ये सब पता रहना चाहिए, आपको याद रहना चाहिए। क्लियर? कोई दिक्कत? चलिए, तो वीडियो को करते हैं यहीं पे समाप्त।